चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज आज हम शुरू करेंगे। तो वाटर जो है उसके बारे में जानेंगे। तो वाटर हमको पता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक इन चित्रों के द्वारा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताया गया है कि कैसे पानी जो है वो हमारे लिए जीवनदायी भी हो सकता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी हो सकता है पानी, क्योंकि आप जानते हैं पानी अगर हमें ना मिले तो हम ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि अगर पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा पे पृथ्वी पे आ जाए तो फ्लड का रूप ले लेता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को वो नष्ट कर देता है। तो यहाँ देखते हैं, चलिए इस चैप्टर में क्या बताया गया वाटर रिसोर्सेज के बारे में। तो हम सब लोग ये जानते हैं कि 3/4 पार्ट जो है अर्थ के ऊपर वो पानी है, यानी कि सिर्फ पृथ्वी के ऊपर 25% हम बोल सकते हैं कि लैंड है और बाकी सारा यहाँ पर पानी ही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पीने लायक पानी जो है जिसको हम फ्रेश वाटर कहते हैं वो बहुत ही कम है यहाँ पर। फ्रेश वाटर यानी कि आप सी में जो पानी है उसको तो आप पी नहीं सकते हैं, ना ही आप उसको खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही उससे कोई अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश वाटर यानी कि जो ज़मीन के नीचे से हमको मिलता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, वही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें पीने में और बाकी एक्टिविटीज़ में यूज़ करने में मिलता है। तो आप हर पानी जो है, एवरीथिंग दैट यू सी ऑन दिस अर्थ, जो भी पानी वेदर इन द फॉर्म ऑफ सी वाटर या रिवर्स के अंदर, हर एक जो है उसको यूज़ आप नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को ही। ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यू और रिचार्ज होता रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा, यानी कि जब बारिश आती है तो पानी जो है धरती में फिर से आ जाता है और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, वो फिर से नदियों में नालों में चला जाता है और फिर जब इवोपरेट होके वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है और फिर से वहाँ से वो रेन के रूप में धरती पे गिरता है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है इससे हमारा जो ये रिसोर्स है वाटर रिसोर्स वो फिर से रिन्यू होता रहता है। अब आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि इतना पानी है तो फिर विश्व अलग अलग देशों के अंदर पानी की कमी के बारे में हमें अक्सर टीवी में न्यूज़ में सुनने को मिलता रहता है। क्योंकि पानी जो है, देखिए, जब 3/4 वाटर है यानी कि लगभग 70% 75% अगर यहाँ पर पानी है पृथ्वी के ऊपर, तो इतने पानी के होते हुए हम ऐसी खबरों पे कैसे विश्वास करें कि भाई फला देश के अंदर पीने के पानी की भी कमी होती जा रही है। तो एक्चुअल में ये सब चीज़ बिल्कुल सही है। ऐसा प्रेडिक्ट भी किया गया है कि 2025 तक लगभग 2 बिलियन लोग जो हैं वो पानी की स्कैरसिटी से बिल्कुल बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे 2025 तक। तो हम 2021 में तो आ गए हैं और 25 आने में देर नहीं है। तो लगभग रिपोर्ट्स के अनुसार 2 बिलियन लोग जो हैं वो पानी की एब्सोल्यूट स्कैरसिटी यानी कि उनके बिल्कुल पानी उनको नहीं मिलेगा। तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इससे क्या समझें? तो इसके लिए सीधा सीधा जवाब यही है कि हम जिस प्रकार से पानी को यूज़ करते हैं, वेस्ट करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ पानी रिन्यू तो होता है लेकिन हर जगह पर उतना ही रिन्यूएबल नहीं हो पाता है। आपने ये भी देखा होगा पानी जो है उसके बरसने की जो मात्रा है वो भी समय दर समय घटती बढ़ती जा रही है। कुछ जगहों पर बारिश ज़्यादा होती जा रही है, ज़्यादा बारिश से भी नुकसान हो रहा है, कुछ जगहों पर पानी कम होता जा रहा है। नाउ वाटर स्कैरसिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। अब वाटर जो है इतना होने के बाद हम इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पानी की स्कैरसिटी यानी कि पानी की कमी भी हमारे सामने कभी होगी। लेकिन जब हम पानी की कमी की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले वो रीजन्स आते हैं जहाँ पर बारिश कम होती है। तो ये तो हम समझते हैं कि जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ तो पानी की कमी होने ही वाली है, यानी कि जहाँ पर जैसे कि राजस्थान के एरियाज़ जो कि डेजर्ट है तो वो तो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं ही, वहाँ पर तो मतलब सूखा पड़ ही सकता है। ठीक है, और हमारे माइंड में सीधी सीधी राजस्थान की वही पिक्चर बनती है कि राजस्थान में महिलाएं अपने सर पे मटकी उठा कर ले जा रही हैं जो कि पानी से भरी हुई है, दूर से लेके आती हैं बेचारी। ठीक है, तो ये चीज़ हमको सीधा सीधा क्लेरिफाई करती है कि पानी जो है वो हर जगह पर इक्वल नहीं है। तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए लोगों को दूर दूर से डिस्टेंस तय करके पानी लेने जाना पड़ता है। तो पानी जो है वो समय के साथ साथ और जगह के साथ साथ बदलता जाता है। जैसे जैसे आप डेजर्ट एरियाज़ में जाते हैं तो पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और समय के साथ साथ भी ये ख़त्म होता जा रहा है। जैसे कि समय के साथ साथ जो नदियाँ नाले हैं उन सिकुड़ कर वो छोटे होते जा रहे हैं, जिससे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ज़्यादातर इसके लिए जो जिम्मेदार हम किसी चीज़ को ठहराएंगे तो वो हम कह सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन से मतलब मेरा यहाँ पर है कि ज़्यादा यूज़ करना।
कि पानी जो है उसका एकदम ज़्यादा यूज़ लोग करते हैं, यानी कि कोई सीमा ही नहीं है। हमें आज ये एहसास ही नहीं है कि पानी हमारे पास कितना कम है, इसको एक्सेसिव यूज़ करते रहते हैं। और अनइक्वल एक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक व्यक्ति के पास पानी जो है वो इक्वल मात्रा में उपलब्ध नहीं है। कुछ लोग तो पैसा देकर भी बहुत सारा पानी वेस्ट कर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैसा नहीं दे सकते हैं, उनके पास पानी इतना नहीं है और वो पानी को बचाते रह जाते हैं। तो पानी जो है वो मेनली हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा ही इस पृथ्वी पे वापस मिलता है, और वही फ्रेश फॉर्म ऑफ वाटर होता है। वही पानी जो है वही सरफेस के ऊपर दौड़ता है, यानी कि नदियों नालों में, और वही ग्राउंड के अंदर भी सीप होता है, यानी कि अंदर चला जाता है परकुलेट होकर। तो फिर क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे एरियाज जहाँ पर पानी के सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पर पानी की स्कार्सिटी आने वाले समय में हमें देखने को मिले? हाँ, ऐसा हो सकता है। इसके एग्जांपल्स के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रोज़ हैं, वहाँ पर हम जानते हैं कि पानी जो है एक पर्टिकुलर समय पर ही आता है, और कभी कभी वहाँ पर अगर किसी पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू हो जाए तो पानी जो है वो आना भी बंद हो जाता है, और लोग जो हैं पानी के बिना जीने के लिए विवश हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वाटर जो है, वाटर स्कैर्सिटी, वो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ और ज़्यादा गहराती जाएगी, यानी कि पानी की समस्या बढ़ती जाएगी अगर पॉपुलेशन इसी तरह से बढ़ती रही तो। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें पानी की ज़रूरत भी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ज़्यादा लोग तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें घर में भी ज़्यादा यूज़ करना होगा पानी लोगों को। अगर घर के अंदर 2 लोग हैं तो कम पानी यूज़ होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो पानी का यूज़ ज़्यादा हो जाएगा, और इससे हमें खाना भी तो लोगों के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब हमें खेती ज़्यादा करनी पड़ेगी तो उसके लिए हमें पानी भी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वाटर रिसोर्सेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट हमारे द्वारा किया जाएगा फूड ग्रेन्स के ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, यानी कि ज़्यादा खाना उगाना पड़ेगा, खेतों में हमें पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ओवर एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा हमारे वाटर रिसोर्स को इरिगेशन के द्वारा, खासकर ड्राई सीजन्स के अंदर। यानी कि ड्राई सीजन्स में तो आपको पता है कि पानी की किल्लत हो जाती है, तो ऐसे में अगर अपनी खेती को बचाना है तो ऑब्वियसली पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूशनाइज द तो यहाँ पर जो हम टेक्निक अपना सकते हैं, यानी कि खेती तो देखिए पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ हमें ज़्यादा करनी ही पड़ेगी, तो इरिगेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसे में हम कुछ टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हैं जिससे हम पानी के उपयोग को, यानी कि पानी को एक्सप्लॉइट होने से बचा सकें। जैसे कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, यानी कि ऐसी क्रॉप्स लगानी चाहिए जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, यानी कि पानी की कमी का जिसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। और ड्राई फार्मिंग की टेक्निक्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी होगी। आपने कई बार टेलीविज़न के अंदर एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि ज़्यादातर फार्मर्स जो होते हैं उनके पास खुद के कुएं और ट्यूबवेल्स होते हैं उनके फार्म्स के अंदर इरिगेशन के लिए, और इसी से वो अपनी प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज़्यादा पानी का उपयोग करके वो प्रोडक्शन तो बढ़ा लेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा? ज़्यादा पानी खेत के अंदर, आपके पास ट्यूबवेल है, बोरवेल है, उससे आप ज़्यादा पानी निकालोगे तो ज़मीन के अंदर का पानी जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, वाटर लेवल गिर जाएगा। इससे ऑब्वियसली आने वाले समय में फिर आप जितना पानी नॉर्मली यूज़ करके आप खेत में यूज़ करके उगा सकते हो चीज़ें, उतना भी आपको नहीं मिलेगा। इससे आपको आपकी पैदावार कम हो जाएगी, आपका नुकसान हर तरीके से होगा। इवन आने वाले समय में तो पानी जो पीने का है उसकी भी समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर पीछे एक और ये पिक्चर के द्वारा बड़ी अच्छी तरीके से हमें बताया गया है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो चारों तरफ पानी ज़रूर है। कविता ऐसी ही हमने शायद 6th स्टैंडर्ड के अंदर हम पढ़ चुके हैं, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये कविता के द्वारा बताया गया है कि पानी देखने में तो चारों तरफ पानी पानी है, यानी कि 70% 3/4 पार्ट जो है पानी से भरा हुआ है, लेकिन पीने के लायक एक भी बूंद नहीं है। आप देखिए यहाँ पे बच्चा जो है ये पानी, बारिश के पानी में खड़ा है, लेकिन ये पीने के लिए एक बूंद भी इसमें से अप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ जमी हुई है, और इसी दौरान एक लेडी जो है वो अपने सर पे मटका रख के पानी ले जाते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है एक बस्ती के अंदर, जहाँ पर लोग पानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है, वो है इज़राइल।
इसराइल एक ऐसा देश है जहाँ पर, जो एक डेजर्ट कंट्री हम बोल सकते हैं, कि हर साल वहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खेती बाड़ी और पानी की कमी का कभी कोई सवाल हमने सुना ही नहीं है और ना ही फ्यूचर में भी कभी सुनेंगे। इसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि वो देश जो हैं वो पानी को किस प्रकार से मैनेज करते हैं। अब जैसे हमारे देश के अंदर लगभग 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, देखिए कहाँ 25 सेंटीमीटर बारिश और कहाँ 114 सेंटीमीटर बारिश, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर हर साल हम कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट के अंदर तो सूखे की समस्या होते हुए सुनते ही हैं। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ इसका रीज़न यही है कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है पानी का, यानी कि पानी जो ज़्यादातर हमारा पानी है वो बहकर समुद्र में चला जाता है। अगर हम इस बारिश के पानी को स्टोर करने में सक्षम हों या इसको कर सकें तो ये पानी जो है ये पूरा साल हमारे लिए पीने के और बाकी एक्टिविटीज़ के काम आ सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर हम उसकी परवाह ही नहीं करते, ना ही हमारी गवर्नमेंट जो है इस प्रकार से ज़्यादा कदम उठा पाती है जिससे इस पानी को प्रिजर्व किया जा सके, स्टोर किया जा सके। ऑन द अदर हैंड इसराइल जैसे देश में 25 सेंटीमीटर रेनफॉल से ही पूरा साल यूज़ करके पानी जो है वो खुले तरीके से इवन फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ एंड डोमेस्टिक यूज़ सब कुछ वो लोग यूज़ में लेते हैं। तो हमें भी इसराइल से कुछ सीखकर इसी तरीके के कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो आज़ादी के बाद का जो भारत था, हमने देखा कि उसके बाद हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री बढ़ने लगी और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन भी होने लगा, यानी कि शहरीकरण होने लगा। अब इसके साथ साथ हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ने लगी, यानी कि पहले लोग जो थे गांव में रहते थे, फिर इंडस्ट्री आई तो लोग शहरों में काम की तलाश में भागने लगे। आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बना ली गई हैं, लगा ली गई हैं, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के कारण, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा लगने के कारण पानी की खपत भी बढ़ गई है। और इस पानी की खपत को और ज़्यादा वर्स्ट कर दिया इन इंडस्ट्रीज़ ने, यानी कि पानी जो है, देखिए इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो पानी का यूज़ होगा वो तो वो करने ही वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर का यूज़ वो लोग करते हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसके अंदर पानी का इतना यूज़ किया जाता है, इतना ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि वो पानी जितना हम रेगुलर लोग पीने के लिए या हमारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं करते हैं पूरे साल में, उतना पानी लगभग ये इंडस्ट्रीज़ कुछ ही दिनों में या महीनों में ही ख़त्म कर देते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जुड़ जाती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है, यानी कि बिजली से जो पैदा होती पानी से जो बिजली पैदा होती है उसका उपयोग भी बढ़ गया है, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बिजली मुहैया करवाने की कोशिश की जा रही है। आज की बात करें भारत के अंदर लगभग 22% जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास टोटल है उसमें से 22% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जनरेट की जाती है पानी से। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स के अंदर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ लाइफस्टाइल बदलने के साथ साथ पानी जो है वो बढ़ने की बजाय वो कम होता जा रहा है। अब आप जानते हैं कि लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, अब देखिए ना शहरों में कैसे कीड़े मकोड़ों की तरह लोग जो हैं रहते हैं, डेंस पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा घनी आबादी है। और इसके साथ साथ लोगों का लाइफस्टाइल भी देखिए, गांव में क्या होता है, लोग सुबह सुबह उठकर नहा लिया, बाद में शाम को आकर नहा लिया, लेकिन शहरों में देखिए पानी की खपत ज़्यादा होने की वजह से गाँव में क्या होता है, लोग बहते पानी में ट्यूबवेल पर जब खेत में काम करने गए वहीं पर जाके लोगों ने उसी ट्यूबवेल के अंदर डुबकी लगा ली, नहा लिया और उसी पानी को खेत में भी यूज़ कर लिया गया। कपड़े धोने की बात करें वो भी नदियों में जाकर, तालाबों में, नहरों के किनारे धो लिया जाता है, बहता पानी फिर से स्वच्छ हो जाता है अपने आप। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, घरों के अंदर शहरों में 2-2 3-3 बार नहाना है, कपड़े धोने, तो पानी का वेस्टेज कितना ज़्यादा हो गया है। अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ या कॉलोनीज़ के अंदर देखें सिटीज़ के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि उनके खुद के ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस हैं, लेकिन उससे भी उनके जो पानी की जो समस्या है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। यानी कि हर एक सोसाइटी जो है, अब इवन हम अपने घरों की बात करें, इवन प्रेजेंट टाइम में अब हमारे घरों के अंदर भी बोरवेल है, बाहर हमारे भी बोर है जो कि पानी हमें फुल डे मुहैया करवाता है, बट दैट वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल, उसको हम पी नहीं सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द सी शोर, सी का किनारा है। ऑब्वियसली पानी जो है वो नमकीन है तो पीने के लिए ठीक नहीं है। लेकिन समय दर समय हम देखते हैं कि बोर्स जो हैं उनके अंदर पानी, जो ट्यूबवेल्स के अंदर पानी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और अगर सोसाइटीज़ के अंदर भी ऐसी चीज़ मुहैया करवाई गई है तो सोसाइटीज़ के पास भी इतना नहीं बचता है कि वो उस बोरवेल से निकाल कर पानी को लोगों तक प्रॉपर्ली पहुंचा सके। तो अब तक हमने देखा कि पानी की जो स्कैर्सिटी है वो एक बहुत ही
कॉमन समस्या है हमारे लिए, और आने वाले समय में सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। लोग जो हैं वो अपनी वाटर की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए एक चीज़ जो जिम्मेदार है वो बैड क्वालिटी ऑफ वाटर भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ पर बोर है, पानी है, लेकिन पीने लायक नहीं है। अब ये जो पानी हम यूज़ करते हैं इवन डोमेस्टिक यूज़ में भी, ठीक है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड, ये चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं, जिससे ये ह्यूमन यूज़ के लिए और ज़्यादा हजार्डस यानी कि और ज़्यादा नुकसानदायक होता जा रहा है। ठीक है, पानी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जैसे कि ये नमकीन पानी है, चलिए इसको तो हम पी नहीं सकते, लेकिन अदर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो केमिकल युक्त पानी है, जिसके अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स भी एडेड हैं, ये पानी हमारे लिए कहाँ यूज़ में आएगा। You may have already realized that the need of the hour is to conserve and manage our water resources। तो हमने देखा कि पानी जो है उसको कंजर्व और मैनेज करना हमारे लिए अब एक मेन टास्क है, तभी हम आने वाली जनरेशन्स को या फिर अपने आप को पानी की समस्या से बचा पाएंगे। अगर हम इसी तरीके से नुकसान पहुंचाते रहे हमारे वाटर रिसोर्सेज को, तो आने वाले समय में हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, और एक्सप्लॉयटेशन और मिसमैनेजमेंट के कारण जो पानी है वो इस धरती से धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा, और इस प्रॉब्लम से हम सब लोग नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि देखिए पानी जो है, आज भी देखिए ना, भारत के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर पानी जो है बिकता है। आप सोचिए हमारे देश के अंदर अराउंड 50 रुपीज़ पर लीटर दूध मिलता है और 20 रुपये लीटर पानी मिलता है। तो आप सोचो हमारा देश ऐसा देश है जो पुराणों में हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनमें लिखा गया है कि भारत के अंदर दूध की नदियाँ बहती थी, लेकिन आज देखिए दूध की नदियाँ बहने का मतलब भी दूध भी लोगों को फ्री में मिलता था, ऐसा था। लेकिन आज तो पानी भी बिकने लगा है। तो ये हाल जब हो गया है तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। आगे देखेंगे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। थी इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि बताया गया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में। But how do we conserve and manage water? Archaeological and historical records show that from ancient times we have been constructing sophisticated hydraulic structures like dams built of stone rubble, reservoirs or lakes, embankments and canals for irrigation. Not surprisingly, we have continued this tradition in modern India by building dams in most of our river basins. तो हम प्राचीन समय से ही वाटर सिस्टम को यानी कि पानी को प्रिजर्व करने की कला जानते हैं, और इस कला को आज भी हमने जारी रखा है। यानी कि आज भी ज़्यादातर नदियों के ऊपर हमने बड़े बड़े डैम्स तो बनाए हैं ताकि वाटर को प्रिजर्व किया जा सके। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया, कि प्राचीन भारत के अंदर जो किस तरह के डैम्स वगैरह कहाँ बने हुए थे वो यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर डैम की पिक्चर भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ अ डैम। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये हीराकुद डैम का है, और आप देख सकते हैं ये पीछे कितना पानी यहाँ पर स्टोर किया गया है। ठीक है, ये पानी पीछे जो स्टोर किया गया है हीराकुद डैम पे। अब यहाँ पर दरवाजे भी होते हैं, जब पानी का प्रेशर बढ़ जाता है तो कई बार दरवाजों को खोलकर थोड़ा पानी बाहर भी निकाल दिया जाता है ताकि प्रेशर की वजह से दीवार है ये टूट ना जाए। नाउ व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। वाटर को मैनेज और कंजर्व करने में हमारी कैसे मदद करते हैं। डैम्स जो हैं वो रिवर वाटर को या फिर रेन वाटर को हम सेव करें या कंजर्व करने के लिए इसको बनाते हैं, और फिर इस पानी का यूज़ कर सकते हैं हम हमारे खेतों में फसलों को सिंचाई देने में यानी कि इरिगेट करने में। आज की बात करें तो डैम्स जो हैं वो सिर्फ इरिगेशन पर्पज़ से ही नहीं बनाए जाते। एक समय था जब सिर्फ इसका पर्पज़ इरिगेशन होता था खेती में, बट आज बात करें तो आज इससे बिजली तक पैदा होती है, और इससे वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़ यानी कि बिजली पैदा की जाती है जो कि इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होती है और हम घरों में भी यूज़ करते हैं। और इसी डैम से पानी जो है वो डोमेस्टिक हमारे घरों में यूज़ के लिए भी भेजा जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी यहाँ से पानी भेजा जाता है। इसके अलावा जो ये डैम्स हैं इससे फ्लड कंट्रोल होता है, और रिक्रिएशन यानी कि एक मनमोहक दृश्य यहाँ पर क्रिएट होते हैं जहाँ पर जो लोग हैं घूमने फिरने के स्पॉट्स भी बनाए जा सकते हैं। इसमें इनलैंड नेविगेशन का भी काम होता है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डैम है। यहाँ पर अगर बोट्स वगैरह के चलाई जाएँ यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट का या शिप्स का यूज़ किया जाए तो वो भी इसमें हो सकता है। फिर वो भले सामान ट्रांसपोर्टेशन के लिए हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी यूज़ किया जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर फ़िश ब्रीडिंग का भी
काम किया जाता है, इनकी फिशेस भी पाली जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डैम्स हैं उसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट अगर हम कहते हैं तो गलत नहीं होगा। मल्टीपर्पज़, जैसे कि शब्द आपको बता रहे हैं मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर काफ़ी सारे काम एक ही डैम के अंदर किए जा रहे हैं, तो इसीलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया यहाँ पर सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट वाटर इज बीइंग यूज्ड बोथ फॉर हाइडल पावर प्रोडक्शन एंड इरिगेशन। तो यहाँ पर देखिए भाखरा नंगल डैम जो है उसका पानी जो है वो बिजली भी पैदा की जा रही है और इरिगेशन भी हो रहा है वहाँ पर। सिमिलरली द हीराकुड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विद फ्लड कंट्रोल। महानदी बेसिन के अंदर हीराकुड प्रोजेक्ट जो आपने देखा अभी जस्ट ऊपर, उसका काम क्या है, वो पानी को सेव करने से के साथ साथ फ्लड कंट्रोल करने में मदद करता है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं ये ज़्यादातर भारत के अंदर आज़ादी के बाद लॉन्च किए गए थे और इसको एक ऐसे हथियार के रूप में, या हम कह सकते हैं कि ऐसे व्हीकल के रूप में देखा गया मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को, जो देश को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की ओर ले जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए सबसे बड़ी बात वाटर की समस्या जो है, पीने के पानी के, डोमेस्टिक वाटर की, वो समाप्त होगी इससे। दूसरा, इसमें जो पानी है इससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं जो कि इंडस्ट्री और घरों में यूज़ के लिए काम में लाई जा सकती है। सो जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने ये नारा दिया था, उनका मानना था कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया जो हैं वो उन्होंने डैम्स को कहा था। यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इन डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था, क्योंकि ये देश की डेवलपमेंट में मदद करने जा रहे थे। द रीज़न बीइंग दैट इट वुड इंटीग्रेट development of agriculture and the village economy with rapid industrialization and growth in the urban economy। अब इसका कारण ये था कि इससे खेतीबाड़ी जो है उस फील्ड में और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, विलेज की इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, क्विक ग्रोथ आएगी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। और अर्बन इकोनॉमी की बात करें, शहर जो हैं जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बसते जा रहे हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो उनको और ज़्यादा रफ्तार मिलेगी, तेज़ी से वो डेवलप होंगे। रिसेंट ईयर्स की बात करें तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि लार्ज डैम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया जाता है। यानी कि एक्चुअल में तो ये डेवलपमेंट का एक सोर्स ही है हमारे लिए, लेकिन आज इसका विरोध भी काफ़ी किया जाता है। अब विरोध करने के कारण क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। अब डैम्स जो हैं उसको विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, इसका क्या कारण है? अब इसका रीज़न है कि डैम्स जो हैं, अब तक हमने देखा कि ये तो भाई डेवलपमेंट का सोर्स है। इवन जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया का है, लेकिन फिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? बिकॉज इससे नदियों के नेचुरल फ्लो को नुकसान पहुंचता है और जो सेडिमेंट्स जो ये कण अपने साथ बहा कर लाती है ना नदियाँ, वो कण जो हैं उनका बहना ख़त्म हो जाता है। और बॉटम की बात करें, जो इसका जो बॉटम पार्ट होता है रिजर्वर का, वहाँ पर एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो जाता है। यानी कि नदी जब आगे बहेगी नहीं, उसको बीच में दीवार लगाकर आपने उसके पानी को रोक दिया, तो जो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वो कहाँ जाएगी? वो वहीं पर नीचे तल पे एक जगह पर जमती रहेगी, जिससे क्या होगा? रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअरर हैबिटेट्स फॉर द रिवर्स एक्वेटिक लाइफ। तो जब अंदर का पार्ट है, आप इसको मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बना के देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक तो ये नदी देखिए बहकर जा रही है, तो ये पर्वत से शुरू होती है नदी, पहाड़ों से शुरू होती है, तो वहाँ से अपने साथ जो एलुवियल सॉइल बहा कर लाएगी, तो ये जाकर प्लेन्स के अंदर बिखेर देती थी पहले, नॉर्दर्न प्लेन्स जैसी जगहों पे। लेकिन अब जब हमने यहाँ पर एक डैम बना दिया, यहाँ पर इसको दीवार बना दी और इसको रोक दिया, तो मिट्टी आकर बहकर कहाँ जाएगी? वो इतनी जगह पर ही जम जाएगी। अब इतनी जगह पर बार बार जमने से क्या होगा? इसकी जो बेड होगा वो रॉकी हो जाएगा, यानी पथरीला हो जाएगा, और पथरीला होने से इसके अंदर एक्वेटिक लाइफ जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो अगर ये पथरीली ज़मीन होगी नीचे से, तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इसमें प्रभाव पड़ता है। Now dams also fragment rivers making it difficult for aquatic fauna to migrate। डैम्स जो हैं इससे जो वनस्पति और उसमें रहने वाले प्राणी जो हैं वो एक जगह से, खासकर प्राणियों की बात करें, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा
कि जो मछलियाँ होती हैं या पानी में पाए जाने वाले जो अलग अलग प्राणी होते हैं, छोटे बड़े जीव जंतु, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मे बी फॉर प्रजनन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो अंडे देने के लिए पर्टिकुलर जगह पर जाते हैं, लेकिन जब डैम बना दिया जाता है तो उनका माइग्रेशन रुक जाता है। The reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil, leading to its decomposition over a period of time. अब जो रिजर्वेयर्स यानी कि ऐसे डैम्स बनाए जाते हैं, तो कभी कभी तो वो ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ पर फ्लड का पानी भी आता है, ज़्यादा फ्लड का पानी हो, तो जहाँ पर भी उसको बनाया जाएगा वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब जाएगा, और इससे उसके ऊपर जो पेड़ पौधे पहले से लगे हुए थे वो सब उस पानी के अंदर चले जाएंगे और धीरे धीरे वो सड़ने लगेंगे, डिकम्पोज होने लगेंगे। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द कॉज ऑफ मैनी न्यू इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स। अब बहुत सारे नए मूवमेंट्स भी चलाए जा रहे हैं इनको बंद करने के लिए, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है, तेहरी डैम आंदोलन चलाया जा रहा है। ये दोनों डैम आंदोलन चलाए जा रहे हैं ताकि डैम्स को ना बनाया जाए। नर्मदा नदी के ऊपर भी और तेहरी डैम के विरोध में भी चलाया गया है। Resistance to these projects has primarily been due to the large scale displacement of local community। अब इसमें जो एक मेन समस्या जो रहती है वो ये रहती है कि लोकल कम्युनिटीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। आपको पता है कि जो लोग जंगल में रहते हैं यानी कि आदिवासी जो लोग हैं बेचारे, वो लोग कहाँ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये नदी बह रही है और नदी के चारों तरफ यहाँ पर जंगल है। अब जो आदिवासी कम्युनिटीज़ जो इस जंगल के अंदर रहने वाली हैं, अगर हम इतनी जगह पर डैम बना दें, यहाँ पर डैम बनाएंगे, तो डैम बनाने से क्या होगा, ये पूरा जंगल जो है ये भी पानी के नीचे दब जाएगा और यहाँ पर रहने वाले लोगों को यहाँ से निकाल के हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा। और सरकार जो है वादे तो कर देती है उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के, लेकिन करती नहीं है। तो ये लोकल कम्युनिटीज़ के शिफ्ट होने की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड। लोकल लोगों को अपना लैंड देना पड़ता है, उनका रोजी रोटी का जो जरिया होता है वो छिन जाता है, और वो लोग बहुत ही कम दाम लेकर, यानी कि ऑल्दो उनको पैसा भी दिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन वो पैसा जो है मीगर, यानी कि इतना कम होता है कि ना के बराबर, क्योंकि सरकार जो है वो जो दाम तय कर देती है आपको उसमें मानना ही पड़ेगा। तो कम दाम पे सरकार को अपना लैंड जो है दे देते हैं ताकि देश का भला हो सके। सो इफ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स, देन who is benefited? Perhaps the landowners and large farmers, industries and few urban centers। तो कुल मिला के देखें तो ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं खासकर डैम बनाने के, इससे हर एक व्यक्ति को तो फ़ायदा नहीं होता है। जिन लोगों का आपने यहाँ पे देखा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर कि बहुत सारे लोग जो हैं इससे पीड़ित भी रहते हैं। तो ऐसे में इसका जो फ़ायदा मेन मिलता है वो किसको मिलता है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स को, बड़े फार्मर्स को जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अदानी अंबानी जैसे, और कुछ अर्बन सेंटर्स को यानी कुछ शहरों को इसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जांपल एक और दिया गया है, यहाँ पर एक लैंडलेस फार्मर का एक यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, ये आप खुद रीड करेंगे, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से लिया गया है। तो यानी कि हर एक व्यक्ति को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। इरिगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद farmers shifting to water intensive and commercial crops. This has great ecological consequences like salinization of the soil. At the same time, it has transformed the social landscape, that is increasing the social gap between the richer landowners and the landless poor. As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resource. In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were agitated and almost caused riot over the higher priority given to water supply in the urban areas, particularly during droughts. Interstate water disputes are also becoming common with regards to sharing the costs and benefits of the multipurpose projects. अब इरिगेशन की बात की जाए, इरिगेशन के कारण यानी कि पानी की प्रॉपर सुविधा ना होने की वजह से क्रॉपिंग पैटर्न में भी काफ़ी बदलाव आया। यानी कि पहले जो खेतीबाड़ी जिस प्रकार से फार्मर्स करते थे, अब वो उसको छोड़कर ऐसा सिस्टम अपना लिया है लोगों ने जिसमें पानी की समस्या को ज़्यादा मतलब तवज्जो ना दिया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे दिया गया है कि पानी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से यानी कि डैम्स बनने की वजह से या इन समस्याओं से सॉइल की सैलिनिटी की बढ़ गई है, यानी कि सॉइल जो है वो सैलाइन हो गई है, नमकीन हो गई है, जिससे खेती में दिक्कत आती है, एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इसके साथ साथ रिच और पुअर लोगों के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
जो डैम बनाए जाते हैं उससे जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं ज़्यादा जो बड़े लोग हैं, जैसे हमने पीछे यहाँ देखा कि इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े फार्मर्स वगैरह हैं, इनको ही फ़ायदा मिलता है। तो इसी कारण से लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स यानी कि मतभेद, लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। जैसे कि यहाँ बताया गया एग्जाम्पल के तौर पर, गुजरात में जो साबरमती बेसिन है, यहाँ पर फार्मर्स जो थे, साबरमती नदी के जो ऊपर जो डैम बनाने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पर लोग जो थे वो एक बार काफ़ी ज़्यादा राइट यानी कि दंगों पे उतारू हो गए थे, क्योंकि उनका मानना था कि शहरों को पानी प्रोवाइड करने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यानी कि अहमदाबाद सिटी हो गया मेनली, या नियर बाय सिटीज़ होंगे, वहाँ पर पानी प्रोवाइड करने की तरफ सरकार जो है ज़्यादा ध्यान दे रही है, जबकि आम लोग जो हैं, वहाँ के जो कॉमन फार्मर्स जो हैं, जो साबरमती के आजू बाजू जो साबरमती नदी से निकलने वाले पानी पे बेस्ड हैं, जिनकी खेती बाड़ी, उन लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मतभेद क्रिएट हुए थे। इसके साथ साथ आजकल जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके बीच में भी वाटर प्रॉब्लम्स आम हो गई हैं, क्योंकि अगर डैम बनाया जाता है तो दो स्टेट्स के बीच में अगर बनता है तो अब कॉस्ट भी शेयर करना पड़ेगा। अगर नदी मेरे सिटी से या मेरे स्टेट से बहकर आपकी स्टेट में आती है और मैं यहाँ पर डैम बनाता हूँ, तो आधा पैसा आपसे मांगूंगा कि आप भी दो, तभी मैं आपको पानी दूंगा, वरना मैं यहाँ पर पानी को रोक दूंगा डैम बना के। तो इससे समस्याएं और बढ़ गई हैं, और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से फ़ायदा लेने के लिए जो आपसी जो सूझबूझ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और लोग जो हैं आपस में काफ़ी ज़्यादा इस समस्या को और बड़ा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप ये मैप देख रखा है आपने, मेजर रिवर्स एंड डैम्स, यहाँ पर मेजर भारत की नदियाँ और डैम्स के बारे में बताया गया। तो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिवर्स वी कैन से, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी की कितनी समस्या हमको फेस करनी पड़ती है ये हम यहाँ देख चुके हैं। Now, most of the objection to the projects arose due to their failure to achieve the purposes for which they are built. तो ज़्यादातर इसका ऑब्जेक्शन यानी कि इसका विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि जिस पर्पस से इसको बनाया जाता है वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता है। Ironically, the dams that were constructed to control floods have triggered floods due to the sedimentation in the reservoir. Moreover, the big dams have mostly been unsuccessful in controlling floods at the time of excessive rainfall. तो मेनली जो इसका जो बनाने का जो रीज़न था वो यही था कि फ्लड को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े बड़े डैम्स हैं वो बारिश ज़्यादा होने के कारण उनके दरवाजे खोलने पड़ते हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी तो जाता ही। अब हर साल ये बारिश की समस्या, अब आप देखिए वी आर इन द स्टार्ट ऑफ जुलाई मंथ शुरू हो चुका है, और आप देखिएगा अब जैसे ही बारिश शुरू होती है भारत के अंदर, मानसून पूरे भारत में फैलता है, तो जगह जगह जो डैम्स है वो पानी से भर जाएंगे, और पानी भरने की वजह से उनके दरवाजे खोले जाएंगे, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े डैम्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, इससे लोगों के अंदर काफ़ी रोष है। You may have seen or read how the release of water from dams during heavy rains aggravated the flood situation in Maharashtra and Gujarat in 2006. तो ये समस्या मैंने जैसे डिस्कस की कि इसके दरवाजे खोलने की वजह से, डैम के अंदर दरवाजे होते हैं जो कि पानी का प्रेशर बढ़ने से उन दरवाजों को खोलकर एक्सेस वाटर को रिलीज़ किया जाता है, तो इससे जगह जगह पर फ्लड आता है। The floods have not only devastated life and property but also caused extensive soil erosion. इससे सिर्फ जान माल का ही नुकसान नहीं होता, soil erosion भी होता है। Sedimentation also meant that the floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer, further adding onto the problem of land degradation. अब फ्लड के कारण जो सेडिमेंटेशन रहता है, यानी कि जो मिट्टी जो जमती है आकर, यानी कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो भी प्लेन्स के अंदर नहीं रह पाती है, जिससे नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पे जो वो सिल्ट का यूज़ किया जाता था, यानी कि अब एक्चुअल में देखा था हमने, जैसे मैं पीछे एग्जांपल दिया आपको कि पहाड़ों से बहकर जब नदी आती है तो अपने साथ एलुवियम बहाकर लाती है, जो कि एक तरह से सॉइल के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है, यानी कि उपजाऊ सॉइल रहती है। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर भारत जो है प्लेन रीजन है, और वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो ये सिल्ट की जो परत है वो भी नहीं जम पाती है, जिससे सॉइल जो है वो ज़्यादा फर्टाइल नहीं रह पाती है। It was also observed that the multi-purpose projects induced earthquakes, caused waterborne diseases and pests and pollution resulting from excessive use of water. अब ये भी पाया गया है कि मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से earthquakes बढ़ गए हैं, वाटरबॉर्न डिजीज़ पानी के द्वारा पैदा होने वाली जो बीमारी हैं वो बढ़ गई हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ गए हैं, पेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि पानी का यूज़ भी इससे बढ़ गया है। तो ये जो समस्याएं हैं ये हमारे सामने बिकॉज ऑफ डैम्स आज भी क्यों की तो खड़ी हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। Many thought that given the disadvantages and rising resistance against the multi-purpose projects,
water harvesting system was a viable alternative, both socio-economically and environmentally. In ancient India, along with the sophisticated hydraulic structures, there existed an extraordinary tradition of water harvesting system. People had in-depth knowledge of rainfall regimes and soil types and developed wide-ranging techniques to harvest rainwater, groundwater, river water and flood water in keeping with the local ecological conditions and their water needs. In hills and mountainous regions, people built diversion channels like the gulls and kulls of the western Himalayas फॉर एग्रीकल्चर। अब प्राचीन समय से ही हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग, जो खासकर रेन वाटर की बात करें, यानी कि वर्षा का पानी जो होता है बारिश का, उसको हमने शुरू से ही, प्राचीन समय से ही उसको हम प्रिजर्व करने की दिशा में काफ़ी सक्षम रहे हैं। यानी कि आज भी वो चीज़ जारी है। जैसे पुराने समय में बताया गया है कि लोग जो थे डाइवर्जन चैनल्स के द्वारा, यानी कि पहाड़ी इलाकों के अंदर डाइवर्जन चैनल्स के द्वारा पानी को प्रिजर्व करते थे, जैसे कि जिसको गुल्स और कुल्स कहा जाता है, और ये पानी जो है खेती के लिए यूज़ किया जाता था। इसके साथ साथ रूफटॉप हार्वेस्टिंग, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, ये ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने का एक मेन साधन था। यानी कि छत के ऊपर जो पानी हमारा जो छत के ऊपर आता है, उसको अगर हम किसी भी पाइप से द्वारा कनेक्ट करके ज़मीन के अंदर जाने दें, स्टोर कर लें, तो आप कितना भी पानी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि बारिश तो कितनी होने वाली है तो कोई नहीं जानता है। तो अगर आप एक बारिश में, अगर आपके पास प्रॉपर वाटर प्रिजर्वेशन के लिए, प्रॉपर स्टोरेज के लिए टैंक हैं बड़े बड़े, तो मेरे ख्याल से एक बारिश से आप इतना पानी स्टोर कर सकते हैं कि जो आपका काफ़ी समय तक चल सकता है। In the floodplains of Bengal, people developed inundation channels to irrigate their fields. अब बंगाल जैसे इलाकों के अंदर, जहाँ की फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पर ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, उन एरियाज़ के अंदर भी लोगों ने अपने फील्ड्स को इरीगेट करने के लिए कुछ नई नई टेक्निक्स अपनाई हैं। इन अरिड एंड सेमी अरिड रीजन्स, agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johats in अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो कुछ जगहों के ऊपर ऐसे एरिया बताए गए जो एरिड, यानी कि सूखे या फिर आधे सूखे, यानी कि जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती है वो एरियाज़, और जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इन एरियाज़ के अंदर क्या किया गया है, लोग जो हैं उन्होंने पानी जो है वो फील्ड के अंदर, यानी कि वो चारों तरफ से थोड़ा गड्ढा, दीवार बना के छोटी छोटी, यानी कि पानी को वहाँ पर स्टोर कर देते हैं, और फिर धीरे धीरे वो पानी खड़ा खड़ा वहाँ पर सूखता रहता है और ज़्यादातर पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। ज़्यादातर ये चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं खादिन्स जैसलमेर के अंदर और जोहर्स इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। तो इस तरीके से पानी जो है वो ज़मीन के अंदर पहुंचाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हैंड पंप को रिचार्ज किया जा रहा है। छत का पानी आप देखिए, तो पानी के यहाँ से पानी पाइप कनेक्ट की गई है और उसको इस प्रकार से नीचे भेजा गया है, और ये पानी सीधा जहाँ पर हैंड पंप का जो वाटर बेड था वहाँ चला गया। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर रिचार्ज थ्रू एबंडन डगवेल। अब यहाँ पर एक कुआँ था जो कि ज़मीन के नीचे से बेड जो रहता है वहाँ तक जुड़ा हुआ था, लेकिन अबंडन यानी बंद किया हुआ है। अगर इस पानी को इस तरीके से उस कुएं में छोड़ दिया जाए तो वो पानी भी नीचे सीधा जाकर हमारे वाटर बेड को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नाउ इन द सेमी अरिड एंड अरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान, पर्टिकुलरली बीकानेर, फालोडी एंड बाड़मेर, ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेज ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टैंकाज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो राजस्थान के कुछ एरियाज़ के अंदर बात करें तो लोग जो है उनके घरों में टंका, यानी कि जिसको हम एक वाटर टैंक बोलते हैं, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है पीने के लिए, वो आम देखने को मिलता है। द टैंक्स कुड बी एज लार्ज एज अ बिग रूम, ये बड़े बड़े रूम जैसे बड़े टैंक्स हो सकते हैं। और एक घर की बात की जाए फालोडी में, हैड अ टैंक दैट वाज 6.1 मीटर डीप, यानी कि 6 मीटर डीप और 4.27 मीटर लॉन्ग एंड 2.44 मीटर वाइड, यानी कि इतने गहरे बड़े बड़े जो टैंके हैं पानी के, वो बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके। द टंकास वर पार्ट ऑफ द वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड वर बिल्ट इनसाइड द मेन हाउस और द कोर्टयार्ड। तो ये जो थे ये हर एक घर में बनाए जाते थे, आंगन में बनाए जाते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को स्टोर किया जा सके। दे वर कनेक्टेड टू अ स्लोपिंग रूफ ऑफ द हाउसेज थ्रू अ पाइप। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो सेटअप, ये पाइप जो है जहाँ से पानी हम लोग छत से बाहर गिराते हैं, उसी पाइप को नीचे उस टैंक में छोड़ दिया जाता है और पानी जो है सीधा जाकर उस टंके के अंदर, पानी जो है उस टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है। द फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन वॉज यूजुअली नॉट कलेक्टेड एज दिस वुड क्लीन द रूफ्स एंड द पाइप्स। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, लोग कितने समझदार थे कि पहली जो बारिश होती थी उस पानी को वो स्टोर नहीं करते थे, क्योंकि उस समय छत वगैरह गंदी होती थी और सब जगह गंदगी होगी, तो शायद इसलिए वो पहली बारिश का पानी स्टोर नहीं करते थे, उससे पूरी छत तो धुल जाएगी। लेकिन उसके बाद का जो पानी था उसको वो कलेक्ट करते थे और पानी जो है उसको टंकास के अंदर
टैंकर्स जो बोला कि उसके अंदर स्टोर किया जाता है और फिर उसको पीने के लिए भी यूज़ किया जाता था। जब पानी की कमी हो तो उस पानी को पीने के लिए भी उपयोग में लाया जाता था, पर्टिकुलर इन द समर्स, खासकर समर्स के अंदर। रेन वाटर और पालर पानी एज कॉमनली रेफर टू इन दीज पार्ट्स, यहाँ पर रेन वाटर को पालर पानी भी कहते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रेन वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर माना जाता है, यानी कि नेचुरल वाटर जो है उसका प्योरेस्ट फॉर्म माना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुल है, अ कुल लीड्स टू ए सर्कुलर विल। ये देखिए गड्ढा बनाया गया, देखिए अब यहाँ पर पानी जो स्टोर रहेगा, पानी जो धीरे धीरे अंदर ज़मीन के जाएगा और पानी को जो ज़मीन के अंदर नमी बनाए रख लेगा, तो खेती बाड़ी में भी काफ़ी सुविधा इससे बनेगी। मैनी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड रूम्स एडजॉइनिंग द टंकास टू बीट द समर हीट एज इट वुड कीप द रूम कूल। अब बहुत सारे घरों के अंदर तो अंडरग्राउंड रूम्स भी होते थे जो कि टंके के बाजू में होते थे, यानी कि नीचे जो टंका बना होता था उसके बाजू में रूम्स भी होते थे ताकि वो ठंडा रहे कमरा, क्योंकि पानी टंके के अंदर रहेगा और उससे पानी से रूम भी ठंडा रहेगा। आज की बात करें वेस्टर्न राजस्थान में, सैडली द प्रैक्टिस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ऑन द डिक्लाइन। आज जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, रूफ टॉप वाला जो छत से पानी को इकट्ठा किया जाता है, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पानी जो है वो इंदिरा गांधी कैनल के द्वारा लोगों को मुहैया करवाया जा रहा है। राजस्थान के अंदर पूरे के अंदर एक कैनल सिस्टम बनाया गया जिसको कहा जाता है इंदिरा गांधी कैनल सिस्टम, जो कि पैरेनियल है। पैरेनियल का मतलब होता है कि जिसमें हमेशा पानी रहता है, दूसरा होता है टेम्पररी जिसमें सिर्फ बारिश के समय पे पानी रहता है। तो इंदिरा गांधी कैनल के आने के बाद जो राजस्थान के अंदर जो ये रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है वो कम हो गया है। दो सम हाउसेज स्टिल मेंटेन द टंका सिंस दे डू नॉट लाइक द टेस्ट ऑफ टैप वाटर, लेकिन आज भी बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर टैंकास हैं, क्योंकि उन लोगों को दूसरा पानी जो रहता है उसका, टैप वाटर का जो पानी का स्वाद है वो अच्छा नहीं लगता है। Fortunately, in many parts of rural and urban India, top rainwater harvesting is being successfully adopted to store and conserve water. तो ये टेक्निक जो है भारत के काफ़ी जगहों पे बढ़ती भी जा रही है, जैसे कि इन गेंदाथुर, a remote backward village in Mysuru, Karnataka village have installed in their households rooftop rainwater harvesting system to meet their water needs. Nearly 200 households have installed this system and the village has earned the rare distinction of being rich in rainwater. तो ये विलेज के बारे में बताया गया कर्नाटक के अंदर। यहाँ पर ज़्यादातर घरों के अंदर लगभग 200 घर ऐसे हैं जिनके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का से सेटअप किया गया है और इनको पानी की बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। See figure 3.6 for a better understanding of the rooftop rainwater harvesting system which is adapted here. Gendathu receives an annual precipitation of 1000 mm and with 80% of the collection efficiency and of about 10 fillings. Every house can collect and use about 50,000 liters of water annually from 200 houses. The net amount of rainwater harvesting annually amount to 1 lakh liters. तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है ये कैलकुलेशन बताई गई है कि कितना पानी वहाँ पर इकट्ठा किया जा सकता है। तो रूफ टॉप से कैसे पानी जो है वो घरों के अंदर कलेक्ट किया जाती है। देखिए पीछे आप पाइप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये पाइप जो है ये सीधा पानी को ज़मीन के अंदर ले जाती है। पानी देखिए सीधा ज़मीन के अंदर जाएगा, तो इस तरीके से सेटअप किया जाता है। सो दैट्स ऑल चिल्ड्रन, एंड ये भी बताया गया यहाँ पर कि तमिलनाडु इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच हैज़ मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर कंपलसरी टू ऑल द हाउसेस अक्रॉस द स्टेट। तमिलनाडु पहली स्टेट है जिन्होंने रूफटॉप हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है हर एक घर के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार के द्वारा उठाया गया और धीरे धीरे ये लगभग पूरे भारत में ही अप्लाई हो जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर, होप यू एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।